दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इसमें हम मौद्रिक नीति के उपकरण, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर तथा बैंक रेट, साख नियंत्रण और इसके साधन, मुद्रास्फीति तथा अपस्फीति और इसका आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव तथा भारतीय वित्तीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। दोस्तों आइए जानते हैं मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं। तो मौद्रिक नीति से अभिप्राय केंद्रीय बैंक के नियंत्रणाधीन उपकरणों जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो आदि के उपयोग से है, जिससे कि मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत तथा उपयोग को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को स्थिर रखते हुए विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तो मौद्रिक नीति में वे सभी साधन और उपकरण शामिल हैं जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक जो है मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और उपयोग को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को स्थिर रखते हुए विकास को बढ़ावा देता है। और इसे अन्य शब्दों में अगर कहें तो किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा उस देश में स्थिरता और विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए मौद्रिक उपायों को मौद्रिक नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति के लक्ष्य क्या हैं? तो आप जान लीजिए मौद्रिक नीति के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला है कम और स्थिर मुद्रास्फीति यानी अल्पकालीन लक्ष्य, दूसरा है वित्तीय स्थिरता यानी मध्यकालीन लक्ष्य, और तीसरा है समावेशी विकास की प्राप्ति यानी दीर्घकालीन लक्ष्य। और भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 बार यानी प्रत्येक 2 माह पर अपनी मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा करता है, और इसमें ही वो समय समय पर विभिन्न दरों को परिवर्तित करता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को स्थिरता और गति प्रदान की जा सके। आइए जानते हैं मौद्रिक नीति के उपकरणों के बारे में, यानी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष उपकरणों में वे उपकरण आते हैं जो मुद्रा की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसमें कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर और पुनर्वित्त सुविधाएं आती हैं। वे उपकरण जो मुद्रा की मात्रा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं वे मौद्रिक नीति के अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, और इन उपकरणों के माध्यम से साख सृजन को प्रभावित किया जाता है। इसमें खुले बाजार की क्रियाएं, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर आदि आते हैं। अब आइए इनके बारे में, ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका प्रयोग केंद्रीय बैंक करता है उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले नकद आरक्षित अनुपात क्या है, सीआरआर। तो सीआरआर को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। दोस्तों अपनी संपूर्ण जमा देयताओं यानी नेट डिमांड और समय देयताओं यानी टाइम लायबिलिटीज की वह हिस्सेदारी जो अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रखनी होती है, सीआरआर कहलाता है। मोटे तौर पर जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं अपनी जो पूंजी या जो नकदी शेष रिजर्व बैंक के रूप में रखते हैं वही कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। दोस्तों देखिए रिजर्व सीआरआर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनके लिए जब नकद आरक्षित अनुपात अधिक होगा तो साख सृजन क्षमता कम होगी, यानी रिजर्व बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों को अधिक से अधिक जब अपना जमा आरक्षित को रखना पड़ेगा तो साख सृजन की क्षमता कम होगी। और जब भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा प्रसार करना चाहता है तो सीआरआर में कमी कर देता है और मुद्रा संकुचन करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, यानी सीआरआर में वृद्धि करने पर साख सृजन क्षमता कम होती है और सीआरआर में कमी हो जाती है तो बैंकों के पास अधिक तरलता हो जाती है, जिससे कि जो वो लिक्विडिटी होती है मुद्रा की वो मार्केट में बढ़ जाती है, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों के पास अधिक लिक्विडिटी रहती है। दूसरा है सांविधिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर क्या है।
दोस्तों, निबल मांग और समय देयताओं की वह हिस्सेदारी जो बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी और स्वर्ण जैसी सुरक्षित और चल एसेट्स के रूप में रखना होता है, उसको स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेट कहते हैं। एसएलआर और बैंकों की तरलता के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। एसएलआर में वृद्धि से तरलता में कमी आती है और एसएलआर में कमी से बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होती है। तीसरा महत्वपूर्ण साधन रेपो रेट है। रेपो रेट क्या है? तो दोस्तों, रेपो रेट वह नीति दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है और ये पुनर्क्रय विकल्प यानी रीपर्चेज ऑप्शन का संक्षिप्त रूप है। रेपो दर के तहत आरबीआई अनुसूचित बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है और आप जान लीजिए कि रेपो रेट बढ़ने से बैंकों की साख सृजन क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है और रेपो रेट कम होने पर साख सृजन क्षमता की वृद्धि होती है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? आर जो है रिवर्स रेपो दर। दोस्तों, रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जो आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उनकी अल्पकालीन जमाओं पर दिया जाता है। ये सदैव रेपो दर से कम होती है। आप जान लीजिए, रेपो दर और अगर 5% है तो रिवर्स रेपो दर हमेशा उससे कम यानी 4.5, 4.6 और भी कम होती है। सीआरआर और एसएलआर का प्रयोग अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, जबकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग साख नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो आप जान लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सीमांत अस्थाई सुविधा दर, जिसको एमएसएफ जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहा जाता है, ये क्या होता है? दोस्तों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालीन या ओवरनाइट तरलता आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने एसएलआर के बदले एमएसएफआर पर आरबीआई से एक निश्चित सीमा यानी बैंकों की निबल मांग और सावधि जमाओं का 2% तक ऋण ले सकते हैं। सीमांत अस्थायी सुविधा दर बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित तरलता आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। और अब आइए जानते हैं बैंक रेट के बारे में। दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बैंक दर। तो बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या पुनर्बट्टा रीडिस्काउंट करने को तैयार रहता है। व्यवहारिक रूप से रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन वित्त की सुविधा या दीर्घकालीन वित्त की उपलब्धता बैंक दर पर करवाता है। बैंक दर एमएसएफ की दर होती है और इस दर के द्वारा रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की साख उपलब्धता और साख की लागत को प्रभावित करता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों क्रेडिट कंट्रोल या साख नियंत्रण के बारे में। तो साख नियंत्रण की 2 विधियां हैं, एक तो परिमाणात्मक और दूसरा गुणात्मक। परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है? तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत साख सृजन की क्षमता को प्रभावित किया जाता है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है और इसके अंतर्गत कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बैंक दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, खुले बाजार की क्रियाएं, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर तथा नकद आरक्षित अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात। और इन दरों का साख सृजन में ऋणात्मक संबंध होता है। गुणात्मक साख नियंत्रण क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है? तो दोस्तों, गुणात्मक साख नियंत्रण को चयनात्मक विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत साख के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं के लिए दिए गए ऋण को हतोत्साहित करती है, जबकि वांछित गतिविधियों की ओर साख के प्रवाह को प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से तरीके प्रयुक्त होते हैं? तो न्यूनतम सीमा या मार्जिन का निर्धारण, नैतिक दबाव और साख मानदंड का निर्धारण। आइए जानते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस या खुले बाजार की क्रियाएं क्या हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब मुद्रा बाजार में सरकारी हुंडियों के क्रय विक्रय के द्वारा देश में मुद्रा बाजार और वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण किया जाता है, तो इसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को जब बाजार में व्याप्त मुद्रा को निकालना होता है या कम करना होता है, तो वो खुले बाजार का प्रयोग करती है।
यहाँ पर आइए मुद्रापूर्ति के कुछ सामान्य जो है सूत्र को देख लेते हैं। M1 क्या होती है मुद्रापूर्ति के संबंध में? दोस्तों M1 चलन में नकद प्लस बैंकों की निवल मांग जमाएं और RBI के पास अन्य जमाएं यानी C प्लस डी प्लस OD, ये M1 कहलाता है। M2 M1 प्लस डाक खाने में जमाएं। M3 जो है M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं और M4 जो होता है M3 प्लस डाक खाने की जमाएं राष्ट्रीय प्रमाण पत्रों को, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर। मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन के बारे में। दोस्तों, जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रा स्फीति कहते हैं। मुद्रा स्फीति को एक अन्य रूप में मुद्रा प्रसार के रूप में भी जाना जाता है और मुद्रा प्रसार की स्थिति में मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक नोट निर्गमन के कारण बढ़ जाती है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा उसकी तुलना में कम रहती है। मुद्रा स्फीति में सामान्य मूल्य स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है। कीमत स्तर में प्रत्येक वृद्धि मुद्रा स्फीति नहीं होती है। मुद्रा स्फीति उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो मांग यानी मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाए और दूसरा पूर्ति यानी उत्पादन में कमी हो। दोस्तों, मौद्रिक आय में वृद्धि सरकार की मौद्रिक नीति, घाटे की अर्थव्यवस्था, गैर विकासात्मक व्ययों में वृद्धि, मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि और व्यापारिक बैंकों की साख नीति में परिवर्तन, करों में छूट, ऋण वसूली में ढील और पुराने ऋणों का भुगतान, विदेशी पूंजी का आयात, वित्तीय अव्यवस्था आदि के कारणों से होता है। जबकि उत्पादन में कमी के प्रमुख कारण औद्योगिक अशांति, सरकार की अदक्ष व्यापार नीति, कच्चे माल का अभाव, संग्रहण की प्रवृत्ति और अनस्किल्ड उत्पादन ढांचा है। मुद्रा संकुचन या अवस्फीति क्या होता है? तो मुद्रा संकुचन अथवा अवस्फीति मुद्रा स्फीति की विपरीत स्थिति होती है। अवस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आ जाती है। इसका कारण मौद्रिक आय और उत्पादन मात्रा में असंतुलन होना है। जब मौद्रिक आय उत्पादन की मात्रा से कम होती है, याद रखिएगा, जब मौद्रिक आय उत्पादन की मात्रा से कम होती है और इसके कारण मूल्य नीचे गिरने लगता है तो इसे अवस्फीति या डिफ्लेशन कहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन का विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, उपभोक्ता पर मुद्रा स्फीति से हानि होती है, मुद्रा संकुचन से लाभ होता है। ऋणी यानी जिसने ऋण लिया हो उसको मुद्रा स्फीति में लाभ होता है, जबकि मुद्रा संकुचन में हानि होती है। ऋणदाता को मुद्रा स्फीति में हानि होती है और मुद्रा संकुचन में लाभ होता है। स्थिर आय वर्ग को मुद्रा स्फीति में हानि होती है, जबकि मुद्रा अवस्फीति में लाभ होता है। देखिए, परिवर्तनशील आय वर्ग को मुद्रा स्फीति से लाभ होता है, अवस्फीति से हानि होती है। सार्वजनिक बचत में मुद्रा स्फीति में कमी आती है और अवस्फीति में वृद्धि आती है। सार्वजनिक व्यय की स्थिति में देखिए मुद्रा स्फीति से वृद्धि होती है और अवस्फीति से कमी आती है। आयात में मुद्रा स्फीति का प्रभाव ये होता है कि आयात बढ़ जाता है और निर्यात कम होता है। निर्यात में जो है मुद्रा स्फीति में निर्यात में कमी आती है और अवस्फीति में वृद्धि होती है। मुद्रा स्फीति का रोजगार पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो रोजगार में वृद्धि होती है, जबकि अवस्फीति में रोजगार में कमी आती है। बैंकिंग और बीमा कंपनियों का मुद्रा स्फीति में विकास होता है, जबकि अवस्फीति में पतन होता है। करारोपण की स्थिति में मुद्रा स्फीति में करारोपण में वृद्धि आती है, अवस्फीति में कमी आती है। उत्पादन व्यापारी और किसानों को मुद्रा स्फीति से लाभ होता है, जबकि अवस्फीति से हानि होता है। पेंशन भोगी को मुद्रा स्फीति से हानि होती है, जबकि अवस्फीति से लाभ होता है। इसके अलावा एक स्थिति है रिफ्लेशन, जिसको मुद्रा संस्फीति कहते हैं। जब अत्यधिक मुद्रा संकुचन के कारण अर्थव्यवस्था में जड़ता या स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अर्थव्यवस्था को इसके दुष्परिणामों से बचाने के लिए कृत्रिम मुद्रा स्फीति का सहारा लिया जाता है।
मुद्रा संस्फीति के अंतर्गत रणनीतिक कदम के तहत अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा साख की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, जिससे सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की जा सके। मुद्रा अपस्फीति या डिसइन्फ्लेशन क्या है? तो दोस्तों, जब मुद्रा स्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम की जाती है तो उसे मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। और मुद्रा अपस्फीति में मुद्रा की मात्रा को जानबूझकर धीरे धीरे कम किया जाता है, जिससे कीमत स्तर में कमी होने लगती है। एक अन्य स्थिति स्टैगफ्लेशन होती है। स्टैगफ्लेशन मुद्रा स्फीति की वह स्थिति है जिसमें मूल्य वृद्धि के साथ आर्थिक निष्क्रियता और बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान रहती है। अवमूल्यन, दोस्तों डीवैल्यूएशन क्या है? तो अवमूल्यन से आशय किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से होता है। मुद्रा अवमूल्यन के उद्देश्य प्रतिकूल भुगतान शेष की स्थिति में सुधार लाना, निर्यात को प्रोत्साहित और आयात को हतोत्साहित करना, विदेशी पूंजी को आकर्षित करना, विदेशी मुद्राओं की कालाबाजारी को रोकना है। और अवमूल्यन के कारण देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य जो है वो कम हो जाता है, जिससे विदेशियों के लिए उस देश की वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। वस्तुओं के सस्ती होने के कारण पहले की तुलना में उतनी ही राशि में अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। इस प्रकार अवमूल्यन करने वाले देश को का निर्यात प्रोत्साहित होता है। अवमूल्यन करने वाले देश के लिए आयात महंगा हो जाता है, क्योंकि उसकी मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी हो गई होती है। इससे आयात हतोत्साहित होता है। अवमूल्यन का आंतरिक मूल्य स्तर अथवा मुद्रास्फीति पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। और अवमूल्यन की सफलता के लिए आवश्यक है कि जिस देश की मुद्रा के सापेक्ष अवमूल्यन किया गया है उस देश द्वारा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया जाए, अन्यथा अवमूल्यन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अवमूल्यन की सफलता के लिए ये जरूरी है कि आयातों तथा निर्यातों की मांग लोचदार होनी चाहिए और देश में वस्तुओं के उत्पादन और वितरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। भारत में कितनी बार मुद्रा अवमूल्यन किया गया है? तो 3 बार, 1949 में, 1966 में और 1991 में। याद रखिएगा, 1949, 1966 और 1991 में 3 बार मुद्रा अवमूल्यन किया गया है। जुलाई 1991 में भारतीय मुद्रा रुपया के अवमूल्यन के प्रमुख कारण प्रतिकूल भुगतान शेष, विदेशी विनिमय कोष की समाप्ति, रुपए की गिरती कीमत और निर्यात प्रोत्साहन आदि थे। और देखिए, वर्ष 1992-93 में उदारीकृत विनिमय प्रबंध प्रणाली यानी लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम LERMS लागू की गई, जिसके अंतर्गत रुपए को व्यापार खाते में आंशिक परिवर्तनीय बनाया गया। 1993-94 में रुपए को व्यापार खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया और 1994 में रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। दोस्तों, रुपए के पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता का सुझाव देने के लिए तारापोर समिति का गठन किया गया था, जिसने वर्ष 1997 में अपनी रिपोर्ट में पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता क्रमिक ढंग से लागू करने का सुझाव दिया था। अब आइए भारतीय वित्तीय प्रणाली यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारतीय वित्तीय प्रणाली के 2 अंग हैं। एक तो मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट और दूसरा पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार क्या है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रा बाजार वो बाजार है जिसमें अल्पकालीन यानी 1 वर्ष से कम मौद्रिक संपत्तियों का क्रय विक्रय होता है। मुद्रा बाजार में मुद्रा का नकदी लेन देन नहीं बल्कि विनिमय पत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों और अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों का व्यवसाय किया जाता है। इन अल्पकालीन बिलों को समीप मुद्रा या नियर मनी की संज्ञा दी जाती है। भारतीय मुद्रा बाजार संगठित तथा असंगठित दोनों प्रकार का है। संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वाणिज्यिक बैंक, विदेशी बैंक, बीमा कंपनियां, अर्ध सरकारी संस्थाएं तथा मिश्रित पूंजी कंपनियां आती हैं। संगठित मुद्रा बाजार पर भारतीय रिजर्व बैंक का प्रभावपूर्ण नियंत्रण रहता है, जबकि असंगठित भाग भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से मुक्त है। भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में मांग मुद्रा बाजार, राजकोषीय बिल, व्यापारिक मुद्रा बाजार, म्यूचुअल फंड आदि आते हैं। असंगठित मुद्रा बाजार में देसी बैंकर, सूदखोर व्यापारी आदि आते हैं जो अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए वित्त प्रपत्र प्रदान करते हैं। असंगठित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रचलित प्रपत्र क्या है? हुंडी है।
दोस्तों ट्रेजरी बिल, एडहाक ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र आदि मुद्रा बाजार के उपकरण हैं और भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। पूंजी बाजार में मध्यम अवधि और दीर्घावधि के लिए निधियां एकत्र की जाती हैं। भारतीय पूंजी बाजार का नियमन सेबी के द्वारा किया जाता है और पूंजी बाजार के दो स्वरूप होते हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। जब कोई व्यक्ति सीधे कंपनी से उसके शेयर तथा ऋण पत्र खरीदता है अथवा कोई कंपनी जब सीधे जनता से धन प्राप्त करती है तो इसे प्राइमरी मार्केट या प्राथमिक बाजार कहते हैं। द्वितीयक बाजार शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट होता है, जहां पहले से दर्ज विभिन्न कंपनियों के अंश पत्रों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। दोस्तों देखिए, स्टॉक एक्सचेंज वह संगठन है जहां विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय होता है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसए है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स सूचकांक, जिसका पूरा नाम बीएसई सेंसिटिव इंडेक्स है, जारी किया जाता है। इसके बाद फेरवानी समिति की अनुशंसा पर 1992 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अप्रैल 1996 में निफ्टी सूचकांक की शुरुआत की गई, जिसमें 50 प्रतिभूतियां शामिल हैं और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। आइए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। सेबी को म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केट के नियंत्रण और विनियमन के अधिकार दिए गए हैं। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। किसी भी शेयर मार्केट को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? सेबी को है। आइए देख लेते हैं विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक को। स्टॉक एक्सचेंज और शेयर सूचकांक। कोरिया का जो शेयर सूचकांक है कोस्पी कहते हैं। चीन का एसएसई, टोक्यो के शेयर सूचकांक को निक्कई, ताइवान के टायक्स, थाईलैंड के शेयर सूचकांक को सेट, जर्मनी के शेयर सूचकांक को मिडडेक्स, ब्राज़ील के बोवेस्पा, यूएसए का नास्डाक, सिंगापुर का सीमेक्स और स्ट्रेटस टाइम्स, मैक्सिको का बोल्सा, इंग्लैंड का एफटीएससी 100, हांगकांग का हैंग सेक कहलाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।